बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अब तक हम स्टडी कर चुके हैं सब पार्ट ई में, सब पार्ट बी में हम स्टडी कर रहे थे वॉकिंग सर्विसेज के बारे में, और अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। ये टॉपिक फायर रिलेटेड टॉपिक है, या कोई इमरजेंसी रिलेटेड टॉपिक है। एक्चुअली इस टॉपिक का नाम है एग्जिट रूट्स। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंडस्ट्री में, किसी वर्क प्लेस पे कोई इंसिडेंट होना है, कोई कोई फायर इंसिडेंट है या कोई ऐसी एक्टिविटी है, जैसे मल्टीपल कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं, या कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है, या कोई और ब्लास्ट हुआ है, बॉयलर ब्लास्ट हो गया। तो ऐसी इमरजेंसी में हमें साइट को एवैक्यूएट करवाना पड़ता है, साइट को खाली करवाना पड़ता है, जो ह्यूमंस हैं वहाँ उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि हम ऑन द दैट टाइम जब हादसा होगा हम तब जाएंगे, जाके लोगों को बाहर निकालेंगे, और उन्हें पता नहीं होगा हमने कहाँ से बाहर जाना है, इस वजह से हमें खुद जाना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम पहले से ही एक ऐसा रूट बना दें, एक रास्ता बना दें, और उन अपने तमाम वर्कर्स को उसकी आगाही भी दे दें, ताकि इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी वो खुद ब खुद उस रास्ते को यूज़ करते हुए बाहर अपने वर्क प्लेस से बाहर निकल आए। तो वो रास्ता इतना यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए कि किसी को भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसमें अगर रात का वक़्त है तो उसमें लाइटिंग होनी चाहिए, अगर दिन का वक़्त है तो उसमें साइन बोर्ड्स लगे होने चाहिए, डायरेक्शन साइन लगे होने चाहिए, बाहर जाने का रास्ता या एग्ज़िट रूट, या किस तरफ आप बाहर जा सकते हैं, राइट मुड़ना है या सीढ़ियों से नीचे जाना है। इस तरह के साइन बोर्ड्स ग्रीन कलर के आपने अगर ब्रिटिश स्टैंडर्ड होगा तो वो ग्रीन कलर के होंगे, अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड होगा तो उसमें रेड कलर के होंगे। यहाँ पे आपको रेड कलर के साइन नज़र आएंगे क्योंकि हम अमेरिकन स्टैंडर्ड को स्टडी कर रहे हैं। तो एग्जिट रूट एक कंटिन्यूस अनऑब्स्ट्रक्टेड वे है जिसको आप यूज़ करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल आएंगे या एनी सेफ पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अब ये सेफ पॉइंट को कहना थोड़ा इसलिए ट्रिकी है कि ये भी मुमकिन है कि आप बिल्डिंग में ही रहें, लेकिन बिल्डिंग के अंदर किसी, जैसे अब एक बुर्ज खलीफा है, उसके 100 कितनी मंजिलें हैं, 110-20 मंजिलें हैं। तो अगर 95 स्टोरी पे कोई हादसा हुआ है तो वहाँ से निकल के बाहर आना तो इतना मतलब आसान नहीं है। तो उसी फ्लोर के ऊपर एक रिलेटिवली सेफ रूम बनाया गया है। इवन हर फ्लोर पे एक ऐसा रूम बनाया गया है कि जहाँ पूरा फ्लोर इवैक्यूएट होके जिस रूम में आएगा वो इमरजेंसी असेंबली रूम है, असेंबली पॉइंट है, और वो रिलेटिवली सेफ रूम। उससे आगे फिर नेक्स्ट आप लिफ्ट कनेक्टेड है, वहाँ से आप फिर नीचे जा सकते हैं, या मतलब वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। और वो रूम जो है वो फुली इक्विप्ड है, equipped with the first aid treatment, equipped with the eating facility, drinking facility, sitting arrangement, और उसमें आपके बेड्स लगे हुए हैं, और आपके अदर वेलफेयर फैसिलिटीज़ जो हैं उसमें वहाँ से टेलीफोन करने की भी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइडेड है। तो या तो बिल्कुल आउट ऑफ द बिल्डिंग आपको जाने का ये एग्जिट रूट आपको लेके जाएगा, या फिर ये रूट आपको वहाँ पे लेके जाएगा जो रिलेटिवली सेफ रूम है, जहाँ पर आग लगने का खदशा या यहाँ जहाँ पे इमरजेंसी क्रिएट नहीं हो सकती। अब ये एग्जिट जो रूट है इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है इसका एग्जिट एक्सेस। ये वो रास्ता है जो आपको एग्जिट की तरफ लेके जाएगा। मैं यहाँ पे कर्सर को रोटेट कर रहा हूँ, तो ये रास्ता इल्यूमिनेटेड है, रोशन है, और क्लियर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा, इस रास्ते के बाद सेकंड पार्ट आता है डिस्चार्ज, एग्जिट डिस्चार्ज। एग्जिट डिस्चार्ज और एक्चुअली एग्जिट एक्सेस एंड एग्जिट, ये दो वर्ड्स के जो, या दो लोकेशंस के को जो आपस में मिलाता है वो एग्जिट डिस्चार्ज है। एग्जिट डिस्चार्ज कुछ स्टेयर्स भी हो सकती है,
कुछ लो हो सकती है। जैसे मोस्टली बिल्डिंग्स में हम अगर बिल्डिंग के अंदर जाना होता है तो वो 1, 2, 4 स्टेप्स होते हैं। वो 1, 2, 4 स्टेप्स जो हैं वो वहाँ पे प्रेज़ेंट होने चाहिए। अगर वो वहाँ पे मौजूद होंगे तो ही उसको यूज़ करके आप एग्ज़िट होंगे और उनका फिर वो जो भी ओशा स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो ओशा स्टैंडर्ड है वो 1910.35 है। इसमें 1910 ये नंबर है जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का और 0.35 जो है ये आपका एग्ज़िट रूट का नंबर है। तो अगर आपको कोई पूछे कि एग्ज़िट रूट का ओशा स्टैंडर्ड क्या है तो आप बताएँ। आप बता सकते हैं 1910.35। तो एग्ज़िट रूट के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। एक रास्ता जो एग्ज़िट एक्सेस है। दूसरा वो जगह जो एग्ज़िट के साथ आपको मिलाती है, एक्सेस को एग्ज़िट के साथ मिलाती है, वो है एग्ज़िट डिस्चार्ज। और जब आप उससे एग्ज़िट डिस्चार्ज को यूज़ कर लेंगे, उसके बाद आप एग्ज़िट में पहुँच जाएँगे। तो ये 3 अ, इसके तो एक और इसमें एक पार्ट हो सकता है एग्ज़िट डोर। यहाँ पर अगर एग्ज़िट डोर लिख दिया जाता, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। एग्ज़िट डिस्चार्ज सॉरी एग्ज़िट एक्सेस, उसके बाद आप एग्ज़िट डोर से गुज़रेंगे, उसके बाद आप एग्ज़िट डिस्चार्ज को यूज़ करते हुए आप ओपन स्पेस में या सेफ प्लेस पे पहुँच जाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट हम उससे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है इन्हीं की एग्ज़िट एक्सेस की। एग्ज़िट the portion which separate the from all the other spaces of the building, जो आपको बिल्डिंग से अलहदा कर देती है वो एग्जिट है। एंड एग्जिट डिस्चार्ज द पोर्शन बिटवीन द टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिट एंड द पब्लिक वे। तो एग्जिट जो डोर है उसको जो पब्लिक वे से जो चीज़ मिलाती है उसे एग्जिट एग्जिट डिस्चार्ज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है हाई हैज़र्ड एरिया इनसाइड अ वर्कप्लेस इन व्हिच ऑपरेशन इंक्लूड हाई हैज़र्ड मटेरियल। ऐसा एरिया जहाँ पे जिस जगह में कोई हाई हैज़ardous मटेरियल प्रोसेस या कंटेंट्स हैं जैसे कि केमिकल्स हैं या हाई वोल्टेज हैं, उनको यूज़ किया जा रहा है या उनका प्रोसेस किया जा रहा है। तो ऐसे वो तमाम एक्टिविटीज़ जिस जगह पे हो रही हैं उन्हें हाई हैज़र्ड एरिया बोलते हैं या हाई हैज़र्ड बोलते हैं। तो ऐसी जगह पे एक बड़ा कॉमन कंट्रोल है, यहाँ पे नीचे शो किया गया है, ऑथराइज्ड पर्सोनल ओनली। ये पर्सोनल जो है ये लफ़्ज़ पर्सनल नहीं है, ये पर्सोनल लफ़्ज़ है। पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉयी या ह्यूमन्स या वर्कर्स। तो ऑथराइज़्ड बंदों का दाखिला ही सिर्फ़ यहाँ पे अलाउ है और ये हैज़ार्डस केमिकल की का साइन बोर्ड है। उसके बाद यहाँ पे एक ओशा स्टैंडर्ड दिया गया है ऑक्यूपेंट लोड कि आपका एक एग्ज़िट का दरवाज़ा जो है वो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए सूटेबल है, फिज़िबल है। तो सेज़ अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर टोटल 90 लोग या 80 लोग हैं बिल्डिंग के अंदर, तो आपको वहाँ पर एक एग्ज़िट रूट या एक एग्ज़िट डोर काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि एक एग्ज़िट डोर की मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी है वो ओशा स्टैंडर्ड के मुताबिक 48% है। तो अब ये जब आप अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में एग्ज़िट रूट डिसाइड कर रहे हो, तो उसमें ये बड़ा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा डिवाइड करना या नंबर ऑफ एग्ज़िट डोर फाइंड करना। आप जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, उनको 48 पे डिवाइड करें। जो भी आंसर आएगा, उतने ही आपको एग्ज़िट डोर लगाने होंगे डिफरेंट लोकेशंस पे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, यहाँ पर डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द एग्ज़िट रूट है। तो एग्ज़िट रूट जो है ये इसके लिए स्टैंडर्ड जो है, ये अब अ, कंस्ट्रक्शन के लिए इसके डिज़ाइन के लिए वो 36 है। एन एग्ज़िट मस्ट बी परमानेंट एंड एग्ज़िट मस्ट बी सेपरेट बाय फायर रेजिस्टेंट मटीरियल। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट भी है और बड़ी ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि आपका जो एग्ज़िट रूट है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ की कंस्ट्रक्शन नहीं करनी या ऐसी चीज़ से कंस्ट्रक्शन नहीं करनी
जिसको आग लगती हो। जैसे उसमें कोई लकड़ी नहीं लगानी, उसमें कोई कारपेट नहीं बिछाना, उसमें कोई ऐसी फिक्सचर्स नहीं लगाने, पोस्टर्स नहीं लगाने जो आग आग पकड़ते हो या आग जिनको लग सकती है, जो एज़ अ फ्यूल यूज़ हो सकते हों। और ऐसी चीज़ें भी नहीं वहाँ पर इंस्टॉल करनी जो आग से गर्म हो सकती हैं, जैसे कि मेटल है। तो क्योंकि ऑन द टाइम ऑफ फायर जब लोग बाहर निकल रहे होंगे तब वो इसी रास्ते से जाकर एग्ज़िट तक पहुँचेंगे। और अगर इस रास्ते के अंदर ही ऐसी कंस्ट्रक्शंस की गई हों जिनको आग लग सकती हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे भी आग लगी हो। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो जो भागने का रास्ता है, जो बाहर जाने का रास्ता है, अगर उसी में आग लगी होगी तो फिर लोग किस तरफ से भागेंगे? तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन करते वक़्त इसे कहते हैं डिज़ाइन सेफ्टी, कि जब डिज़ाइनर उस एरिया को डिज़ाइन कर रहा हो तो उस डिज़ाइन के अंदर सेफ्टी डाल दे कि ये उसका ऐसा डिज़ाइन बना दे कि उसको आग लगने के चांसेस ना हो। तो ऐसे मटेरियल को यूज़ किया जाए। इवन जो डोर लगे हुए हैं, वो डोर भी फायर रेजिस्टेंस होते हैं। ऐसा डोर यहाँ पर एक डेफिनेशन है फायर डोर क्या होता है? तो ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फायर डोर क्या होता है? फायर डोर ऐसा डोर होता है, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। ये ऐसा डोर है कि ये जहाँ पर लगा होगा, उसके अंदर अगर आग होगी तो बाहर नहीं जाएगी। जैसे कि एक रूम है, कोई लेबोरेटरी है, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स हैं और देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस कि वहाँ पे फायर इनिशिएट हो सकती है। तो उस 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 कमरे के अंदर जो आप दरवाज़ा लगाएँगे, वो फायर डोर लगाएँगे ताकि अगर अंदर आग लगे तो वो अंदर ही रहे, वो बाहर ना जाए। इवन आग के अलावा साथ-साथ स्मोक भी इवन, कि जब आग लगे तो इस कमरे में बनने वाला स्मोक भी इस दरवाज़े से बाहर ना जाए। ये ऐसा दरवाज़ा है जिस जो अंदर से वो कोई मेटल का होगा या कोई लैमिनेशन होगी या कोई फायर रिटार्डेंट पेंट हुआ होगा, जिससे फायर ट्रैवल नहीं करेगी। और इसके अंदर इवन फायर ट्रैवल अगर किनारों से करती है तो इसके किनारे जो हैं फायर रिटार्डेंट रबड़ से फिल किए गए होंगे ताकि फायर वहाँ से ट्रैवल ना करे। एक डेफिनेशन ये है कि ऐसा दरवाज़ा जिसको जिससे फायर ट्रैवल ना कर सके, उसे फायर डोर कहते हैं। और एक और डेफिनेशन इस तरह भी की जा सकती है और पढ़ने में आई है कि ऐसा दरवाज़ा जिसको बजाते खुद आग ना लग सकती हो। और ये थोड़ी वीक डेफिनेशन है कि कोई भी दरवाज़ा हो सकता है जिसको आग ना लगती, तो हम उसे फायर डोर कहते हैं। तो स्पेशली जो सेफ्टी की डेफिनेशन है, ऐसा दरवाज़ा जो फायर ट्रैवल को रोके, और वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया होता है क्रिटिकल रूम्स के लिए, हाई हैज़ार्ड एरिया के लिए। यहाँ पर आपके सामने एक डोर यहाँ पे दिखाया गया है। मैं थोड़ी देर पहले आपसे रबड़ फिलिंग की बात कर रहा था, तो ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर ये रबड़ फिलिंग हुई है। और ये हाँ, इसमें एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो सकती है कि जब फायर इनिशिएट होगी तो ये दरवाज़ा जो है ये ऑटोमेटिकली बंद हो सकता है, या ऑटोमेटिकली खुल सकता है। ये दोनों ऑप्शंस हैं। अगर ये दरवाज़ा आपके एग्ज़िट डोर है आपका, तो ये ऑटोमैटिकली ओपन हो जाएगा। और अगर ये दरवाज़ा आपकी किसी फायर रूम के अंदर लगा हुआ है, जैसे ऐसा रूम जिसमें बहुत ज़्यादा फायर मटीरियल पड़ा हुआ है, तो ये ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगा ताकि आग अंदर की अंदर ही रह जाए, वहाँ से बाहर ना निकले। तो लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं फ़िलहाल ये एग्ज़िट रूट की कर रहे हैं, तो हम एग्ज़िट डोर की बात करेंगे। एग्ज़िट डोर जो होते हैं ये आमतौर पर बहुत से इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गनाइज़ेशन में बड़ा बहुत दफ़ा ये सुनने में आया है कि एग्ज़िट रूट जो है वो एज़ अ शॉर्टकट यूज़ किया जाता है, या शॉर्टकट यूज़ कर रहे थे, या चोर वहाँ से आ गया, या कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी जो है वहाँ पे परफ़ॉर्म हो गई। तो लोग स्मोकिंग के लिए इवन वहाँ पे जाके जो छुप के स्मोकिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर एग्ज़िट रूट में या एग्ज़िट डोर के पास, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि एग्ज़िट रूट में बहुत सारी शूटिंग भी हो रही होती है, लाइक वहाँ से चोर भाग रहा होता है और पुलिस और इस तरह की चीज़ें भी देखने में आई हैं। ये ऐसी स्टेयर्स होती हैं जहाँ पे मोस्टली कोई भी नहीं होता, बस वो 2 लोग ही होते हैं, लड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। खैर, अब ये जो फायर डोर है, इसके अंदर
यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सेल्फ क्लोजिंग मशीन लगी हुई है, जो इसको दरवाजे को खुद ब खुद बंद कर देती है। ये एक हाइड्रोलिक मशीन होती है। लेकिन इसी तरह की एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन भी होती है, जो कि दरवाजे को ना सिर्फ बंद करती है बल्कि वो लॉक भी कर देती है। उसके अंदर जब करंट जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिज्म तब तक प्रोड्यूस होता रहता है जब तक करंट करंट उसको मिलता रहता है। और जैसे ही करंट मिलना बंद होता है, उसका मैग्नेटिज्म बंद हो जाता है, उसका मकनातीसियत खत्म हो जाती है और उसका लॉक खुल जाता है। तो जब करंट कब मिल रहा होता है और कब नहीं मिल रहा होता, अब ये दो चीज़ें हैं कि मोस्टली या कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में यही लॉक, यही दरवाज़ा जिसको मैग्नेटिक लॉक लगा होता है, ये डायरेक्टली अटैच होता है विद द फायर अलार्म। जैसे ही फायर अलार्म होता है, वो ऑटोमेटिकली इसको अनलॉक कर देता है, इसका सर्किट कट ऑफ कर देता है, और उस वक़्त ये दरवाज़ा खुल जाता है। अच्छा, ये बंद क्यों होता है फिर? बंद इसलिए होता है कि लोग इसे शॉर्टकट के लिए यूज़ ना करें, लोग इसे किसी अनएथिकल एक्टिविटी के लिए यूज़ ना करें। तो खुलता इसलिए ताकि उस वक़्त, क्योंकि ज़रूरत ही उस वक़्त है जब इमरजेंसी आनी है, तब ही लोग सिर्फ़ इसे यूज़ करें, इसलिए इसको इनको तब ओपन कर लिए ओपन हो जाता है ऑटोमैटिकली। द ओपनिंग इनटू एग्ज़िट मस्ट बी लिमिटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय सेल्फ क्लोजिंग फायर डोर। ये सेल्फ क्लोजिंग फायर डोर की हमने डिस्कशन अभी की है, स्टैंडर्ड वही चल रहा है। नेक्स्ट अभी एक आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, एक प्रैक्टिस भी है हमारे लिए। ये एक वर्क प्लेस है। इस वर्क प्लेस के अंदर कुछ ऑफिसेज़ बने हुए हैं, कुछ वर्किंग एरिया है, जैसे ये वाला एरिया जो है वर्किंग एरिया है। एक ऑफिस इधर है, एक यहाँ पर ऑफिस है कुछ। यहाँ पर भी कोई ऑफिस टाइप है, उसमें कुछ फर्स्ट एड का भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट एड भी मिलती है। फिर यहाँ पर भी कुछ टेबल्स हैं, और इधर भी एक लाइक सीईओ का रूम है, लाइक ऐसा रूम है, ये सिचुएशन का रूम लग रहा है। तो ये एक पूरी वर्क प्लेस है। यहाँ पर 2 एग्ज़िट्स हैं, 2 एग्ज़िट डोर्स हैं। एक ये वाला डोर छोटा डोर है, ये बड़ा डोर है। जब हम पहले बात कर रहे थे 48 पर्सन्स पर रूम पर डोर एग्ज़िट हो सकते हैं, तो ये डोर का साइज़ उस वक़्त वहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया गया था। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये डोर का साइज़ जो है वो 3.5 बाई 7 फुट है। जो स्टैंडर्ड एक हमारे घर में जो रूम रूम का डोर होता है, वो 3.5 बाई 7 फुट ये स्टैंडर्ड साइज़ है। इतने साइज़ के दरवाजे से 48 लोग एक एक इमरजेंसी में गुज़र सकते हैं। So the number of exit route must be adequate, minimum 2। यहाँ पर मिनिमम 2 एक स्टैंडर्ड तो है, लेकिन अगर कोई ऐसी वर्क प्लेस हो जहाँ पर 2 डोर ना बनाए जा सकते हों, और जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स भी कम हो, लाइक वहाँ पे 20 वर्कर्स काम करते हैं और एक फायर डोर है, तो ये भी इनफ है। लेकिन जब आपके 48 वर्कर्स से ज़्यादा हों तो ज़रूरी हो जाता है, इवन आपके 60 लोग भी हों, तब भी आपके लिए ज़रूरी है, 55 लोग हों फिर भी ज़रूरी है कि आप 2 एग्ज़िट रूट डेवलप करें। अब ये देखिए यहाँ पर एक मैं आपके लिए थोड़ा इसे ड्रा कर देता हूँ या उसे हाइलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर 2 तरह के 2 पोर्शंस हैं। लाइक यहाँ से जो यहाँ तक के लोग हैं, वो इस एग्ज़िट रूट से बाहर आएँगे, और जो दूसरे कलर में मैं आपको शो करवा देता हूँ, जो यहाँ से यहाँ तक के लोग हैं, वो इस एग्ज़िट से बाहर जाएँगे, और एरो के निशान भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। अगर आपको अपने वर्क प्लेस के लिए एक ऐसे ही एक प्लान बनाना पड़े, इसे इमरजेंसी एग्ज़िट प्लान कहते हैं। ये हर फ्लोर के लिए यहाँ पे बताया गया ऑफ़िस बिल्डिंग इमरजेंसी फ्लोर प्लान। तो ये किसी एक फ्लोर का प्लान है। आपके लिए आप हो सकता है कि आप अपनी ऑर्गनाइज़ेशन में आपको ये बनाने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पर आपको पॉसिबल है कि लाइन ट्रेसिंग करनी पड़े। वैसे लाइन ट्रेसिंग इस तरह मैं थोड़ी-सी आपको पेंटिंग करके दिखाता हूँ। लाइक आप ऐसे पेंट कर दें कि ये वाले लोग जो हैं वो इधर से बाहर जाएँगे, ये वाले लोग बाहर इस तरह। तो ऐसे लाइन ट्रेसिंग भी की जा सकती है।
या फिर जैसे यहाँ पर एरो के निशान है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ, ये सेपरेशन वॉल है। इधर से इस तरफ के लोग इधर से बाहर जाएंगे, इधर से इस तरफ के लोग इधर से बाहर, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि आप ये डिज़ाइन करें फायर एग्ज़िट प्लान। जब कभी आपको ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि फायर एग्ज़िट प्लान क्या होता है? तो फायर एग्ज़िट प्लान एक ऐसा मैप होता है, एक ऐसा नक्शा है जिसके ऊपर ये मेंशन किया गया है कि कौन से पर्सन ने किस एग्ज़िट रूट से बाहर जाना। आप अगर किसी हाई स्टार लाइक 3 स्टार या 4, 5 स्टार होटल में अगर आपका स्टे हुआ हो, तो उस होटल के हर रूम के बैक डोर पे ये प्लान मेंशन होता है, ताकि आपको पता हो कि आप जिस रूम में हैं वहाँ से अगर उस होटल में कोई हादसा होता है, कोई इमरजेंसी होती है, आपको पता हो कि आपने किस तरफ से एग्ज़िट होना है। तो ऑफ़िस में, वर्क प्लेस के अंदर भी इस तरह की प्रैक्टिस की जा सकती है। आप हर फ्लोर पर उसका एग्ज़िट रूट जो है डिफ़ाइन करें, हर फ्लोर पे ताकि हर फ्लोर के रहने वाले, काम करने वाले लोगों को पता हो कि आपका एग्ज़िट होना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एग्ज़िट डिस्चार्ज मस्ट लीड डायरेक्टली आउटसाइड और टू द स्ट्रीट, अ वॉकवे, अ रेफ्यूजी एरिया और द पब्लिक वे एंड टू द और टू द ओपन एरिया, ओपन स्पेस। तो एग्ज़िट डिस्चार्ज आपको ये ऐसा डिस्चार्ज डिज़ाइन करें जो आपको डायरेक्टली बिल्डिंग से दूर पहुंचा दे, गली में, वॉकवे में या फिर रेफ्यूजी एरिया में, जहाँ पे लोगों का ट्रीटमेंट किया जाएगा, फर्स्ट एड दी जाएगी, उनको काम किया जाएगा, उनको कंसोल किया जाएगा, या कोई पब्लिक वे में या कोई ओपन स्पेस में। हाँ, यहाँ पर अब कुछ बैड प्रैक्टिसेस और कुछ गुड प्रैक्टिसेस की बात की जाएगी। एग्जिट डोर मस्ट बी अनलॉक्ड। एग्जिट डोर बाज़ औक़ात इस तरह लॉक कर दिया जाता है, और लॉक करने की जो वजह है मैं पहले आपको बयान कर चुका हूँ कि लोगों को शॉर्टकट लेने से रोकने के लिए एग्जिट रूट जो है वो बंद किया जाता है। एक और प्रॉब्लम, एक और भी पॉसिबिलिटी होती है, जैसे जो वेयर हाउसेस होते हैं, वेयर हाउस के एग्जिट डोर हैं वो भी लॉक इसलिए किए जाते हैं कि वहाँ से कोई वेयर हाउस के अंदर आके कोई चोरी वगैरह ना करे या कोई सामान ना वहाँ से उठा ले। तो या फिर बाज़ का प्लांटेड फायर भी हो सकती है, जिसे हम अ, आई थिंक मेरे माइंड से वो वर्ड स्किप हो गया। अ, उस फायर को एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, शायद यहाँ पे वर्ड आए तो अब मैं आपके साथ। खैर, तो एग्जिट रूट, एग्जिट डोर मस्ट बी अनलॉक्ड except a mental, a penal or the correctional facility। correctional facility उसे कहते हैं जहाँ पे जो लाइक जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, जहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट किया जाता है, जो नशा वगैरह करते हैं उन लोगों को ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मेंटल जो आपके पागल खाना है, और पीनल जो आपकी जेलें वगैरह हैं, उनके तो हमेशा लॉक ही रहने हैं, और वो फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब अनलॉक किया जाएगा। अब ये यहाँ पर एक और स्टैंडर्ड बताया जा रहा है कि इसके जो साइड हिंग्स हैं, यहाँ से जो पकड़ने वाले हैं, ये साइड हिंग्स जो होते हैं ये बाज़ का लॉक वाले भी होते हैं कि इसको दबाएँगे तो दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। A side hinge exit route must be used. A swing out in the direction of the exit travel। तो ये भी एक बड़ी समझदारी की बात है कि एग्जिट रूट जो है, जब हम एग्जिट रूट यूज़ कर रहे होंगे, हमें एक तो परेशानी होगी, एक हम जल्दी में होंगे और भाग रहे होंगे, वर्कर्स भाग रहे होंगे, तो वो दरवाजे को धक्का लगाएँगे आके, ना कि दरवाज़ा अपनी तरफ खोलेंगे। तो दरवाज़ा इस तरह का हो, एक तो बहुत अच्छी बात है कि टू वे हो, लेकिन एटलीस्ट टू वे ना हो तो पुश टू ओपन हो, कि जो भी आए वो पुश करे और ओपन हो जाए। और यहाँ पर साइन भी लगा हुआ है, फायर एग्जिट साइन और पुश बार टू ओपन। इस बार को पुश करेंगे तो ये दरवाज़ा ओपन होगा, अदरवाइज़ दरवाजे को धक्का लगाते रहेंगे वो ओपन नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 इसी तरह के डोर्स दिखाए गए हैं।
आपको ये मैं आपको पहले विड्थ बता रहा था। अ कैपेसिटी ऑफ एन एग्जिट रूट मस्ट बी एडिक्वेट। एग्जिट रूट मिनिमम डायमेंशन जो है वो 7.5 फुट जो है ये ऊंची होनी चाहिए, और इनकी चौड़ाई जो है वो 2.5 फुट, 2.5 फुट नहीं, सवा 2 फुट बनती है, 2 फुट 4 इंच। तो ये मिनिमम डायमेंशन है जो होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है वो 6 फुट तक भी हो सकती है। आप आपके एग्जिट रूट जो है, हम ये देखें, ये प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है कि ये वाला, अब ये एग्जिट रूट है एक, लेकिन अंदर क्योंकि ये कभी यूज़ ही नहीं हुआ, आग नहीं लगी, तो उस एरिया को किसी स्टोर बनाया हुआ है, किसी की कुछ चीज़ों को रखने के लिए बॉक्सेस रखे हुए हैं, हो सकता है वेस्ट रखी हो। तो डेंजर टू एम्प्लॉइज मिनिमाइज, एग्जिट रूट मस्ट बी फ्री ऑफ एक्सप्लोसिव, अ हाईली फ्लेमेबल फर्निशिंग और डेकोरेट। तो ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एग्जिट रूट के अंदर कोई ऐसी डेकोरेशंस या कोई फर्निशिंग नहीं होनी चाहिए कि ये ना हो कि एग्जिट रूट के अंदर ही आग लगी हो। अब उसके बाद यहाँ पर हम स्टैंडर्ड नंबर 1910-37 डिस्कस कर रहे हैं, और हम अब डिस्कस कर रहे हैं फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड हैव एडिक्वेट लाइटिंग along with the clear direction of sign। यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ साइन मिल रहा है, लेकिन पहले वाली बात एडिक्वेट जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये देखिए यहाँ पे भी रुकावट है आपके एग्जिट रूट में, ये एग्जिट डोर है आपका, ये देखिए यहाँ पे भी रुकावट है, तो यहाँ से तो आप आगे बाहर नहीं जा सकते, वहाँ पे तो मतलब भगदड़ मच जाएगी, पैनिक क्रिएट हो जाएगा। हाँ, लाइटनिंग शुड बी एडिक्वेट, वो तो यहाँ पर भी आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ रही है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं स्टैंडर्ड में कि रुकावट नहीं होनी चाहिए आपके एग्जिट रूट में, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, एंड विद द क्लियर डायरेक्शन साइन, और डायरेक्शन साइन होना चाहिए। यहाँ पर अब ये कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं एग्जिट रूट की। बाज़ औक़ात हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिट रूट डिज़ाइन नहीं होता, जब बिल्डिंग बनी थी तब नहीं बनाया गया था, तो बाद में भी बनाया जा सकता है। और बाज़ औक़ात जो बनाया गया था उसका स्टैंडर्ड वो नहीं था जो ओशा स्टैंडर्ड था, तो उसको फिर अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बनाने के लिए रेनोवेट किया जा सकता है। उनमें से कुछ फिक्सचर्स निकाले जा सकते हैं, जैसे फायर रिटार्डिंग मटीरियल नहीं लगा हुआ था, बल्कि वहाँ पे ऐसे मटीरियल लगे हुए थे जो फायर कैचिंग थे, तो उनको रिमूव करना पड़ सकता है। सो द फायर रिटार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पेंट मस्ट बी मेंटेन। अब फायर रिटार्डेंट जिसे बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जिनको फायर नहीं लगती, आग नहीं लगती, आग नहीं पकड़ती, रिटार्डेंट कहते हैं जो मुखालफत करता है, रेजिस्टेंस जैसे लफ्ज है। तो फायर रिटार्डेंट ऐसी चीजें जिनको आग नहीं लगती। फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पेंट, अब ऐसे पेंट्स भी हैं जिनको आग नहीं लगती, जैसे मोस्टली जो वाटर पेंट्स हैं उनको आग नहीं लगती, जो ऑयल पेंट्स हैं उनको आग लगती है। तो जो शाइनी लुक देते हैं वो मोस्टली हम मेटल पे करते हैं उसको, तो वो फायर कैचिंग होते हैं। एग्जिट रूट मस्ट बी मेंटेन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। तो इसकी मेंटेनिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, जो ओशा स्टैंडर्ड्स है कि उसके अंदर ऐसी फिक्सचर, ऐसी फ्लेमेबल, ऐसी कोई फर्निशिंग नहीं होनी चाहिए या डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ही किया जाए। उसके बाद हम एग्जिट रूट को ही अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसका स्टैंडर्ड नंबर 1910-37 है। एम्प्लॉई अलार्म सिस्टम मस्ट बी ऑपरेटेबल। अब इसकी ऑपरेटेबिलिटी यहाँ बताया ही गया है कि अलार्म सिस्टम जो है वो ऑपरेटेबल होना चाहिए, वो चलता हो, ये ना हो कि वो ख़राब हुआ हो, या ये ना हो कि वो उसको चलाया ही ना जाए। उसमें 2-3 ऑप्शंस होती हैं, एक या तो ऑटोमेटिक होता है ये, मतलब डायरेक्ट फायर या स्मोक डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा फायर को या स्मोक को, तो ऑटोमेटिकली आपका फायर अलार्म चल जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि इसके लिए कॉल पॉइंट इंस्टॉल किया जाता है। ये आपने मूवीज़ में ही देखा होगा या किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा। मूवीज़ में एक्चुअली मैं इसलिए डिस्कस अंदर इसको इंक्लूड किया है कि मूवी में इसको प्रैक्टिकली करके उसकी फिज़िकल या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस तरह देखी होगी कि किसी बंदे ने हथौड़ी उठाई होगी, पहले वो शीशा तोड़ा होगा, और उसके अंदर जो लगा हुआ बटन है वो दबा दिया होगा। तो उससे अलार्म, उसे कॉल पॉइंट बोलते हैं।
द थर्ड ऑप्शन ये है कि मैनुअल का अलार्म हो, जिसे सायरन बोलते हैं। खैर, ये वाली जो इंस्टॉलेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है, ये ऐसी होनी चाहिए, फायर अलार्म ऐसा होना चाहिए जिसकी वॉइस, जिसका शोर जो है वो तमाम दूसरी एम्बियंट नॉइस, पहले से नॉइस है इंडस्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की, उससे ऊंचा हो। और ये ऐसी नॉइस होनी चाहिए जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो। पहली जो, अगर कोई मशीन की आवाज़ें हैं, कोई अलार्म है, आपके मशीन के अलार्म हैं या कोई उनकी बीप्स हैं, उन सब से डिफरेंट होनी चाहिए इनकी आवाज़। उसके बाद सेकंड थिंग, ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड का सब पार्ट नेक्स्ट है, प्लान द एलिमेंट्स प्रोसीजर फॉर। अब हम उसके नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जाते हैं कि रिपोर्टिंग फायर और अदर इमरजेंसी को रिपोर्ट करने के लिए ये आपके सामने एक डमी है जो किसी को कॉल कर रही है, एक्चुअली ये रिपोर्ट कर रही है। तो कॉल अगर करनी है तो किसे करनी है, किसने करनी है, किस नंबर पे करनी है, उसकी क्या अरेंजमेंट्स है, इसको हमें पहले से ही सेटअप करना होगा। यहाँ पर एक और इमरजेंसी इवैक्यूएशन मैप हमें दिखाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ी अच्छी बात ये है, यहाँ पे 3 एग्जिट है। अगर आप यहाँ पर हैं, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस भी है, तो आप किस रास्ते से बाहर जाएंगे। एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप इस रास्ते से बाहर जाएंगे, इधर से, सॉरी, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से ड्रा कर देता हूँ। आप रेड एरो से बाहर जाएंगे और मार्शल पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है कि आप यहाँ से येलो एरो से बाहर जाएंगे और मार्शल एरिया तक पहुंच जाएंगे। एंड थर्ड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से ब्लू एरो में बाहर जाएंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें से आए कोई एम्प्लॉय कौन सा ट्रैक लेगा, वो रेड ट्रैक लेगा, वो येलो ट्रैक लेगा, या वो ब्लू ट्रैक लेगा। अब अगर देखा जाए तो सबसे छोटा रास्ता तो येलो ट्रैक वाला है, लेकिन इसमें सबसे लंबा रास्ता है बिल्डिंग के अंदर का। तो ऐसी ऑप्शन में अगर कोई कॉन्सेप्ट को समझ ले, तो वो फॉरन रेड की तरफ नहीं जाएगा, वो फिर ब्लू की तरफ आएगा, क्योंकि ब्लू बिल्डिंग के अंदर सबसे कम रास्ता है। आप ये देखिए कि बिल्डिंग का सेंटर ये है और सेंटर से इस तरफ है, आप यहाँ पे खड़े हैं, तो इधर भी रास्ता लंबा है, इधर भी रास्ता बड़ा है, और यहाँ पे रास्ता सबसे छोटा है, अनटिल अनलेस कि अगर आग इस तरफ लगी हो, फिर तो आप इधर से जाएंगे। लेकिन अगर किसी और लोकेशन पे आग है, इस तरफ आग नहीं लगी हुई, फिर आपको इधर से ही बाहर जाना है। अब ये बाहर का जो रास्ता है, ये वाला आप यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, ये आपका एग्जिट एक्सेस है, ये जो पहला ब्लू है। यहाँ पे एग्जिट डोर है, जो फायर डोर है। उसके बाद ये फायर डोर ऐसा डोर है जिस, अगर अंदर आग थी तो अंदर ही रह रही है, वो ये बंद है। अब ये जो बाहर का एरिया है, ये आप इमरजेंसी से बाहर निकल आए हैं और जाके अपने मार्शल पॉइंट, हाँ ये भी होता है बाज़ का, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्शल पॉइंट नहीं होता, 2 मार्शल पॉइंट होते हैं, तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन 100-200 लोगों के लिए एक मार्शल पॉइंट ही काफ़ी होता है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा एक अच्छी प्रैक्टिस थी जो अभी हमने की। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अब एम्प्लॉई हु रिमेन टू ऑपरेट द क्रिटिकल इक्विपमेंट। अब ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब ये देखिए कि हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं कि जब इमरजेंसी होगी तो सब लोग बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो अंदर मशीनें ऑपरेट कर रही हैं, जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को क्लोज कौन करेगा, मशीनों को बंद कौन करेगा, क्या वो ऐसे ही छोड़ के भाग जाए। तो मैं पहले हम आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम ये कर रहे हैं कि जो अभी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, हम उसको आज सोच रहे हैं, पहले सोच रहे हैं कि अगर क्रिएट होगी तो हमने कैसे नुकसान से बचना है। तो ये भी उसी बात का हिस्सा है
कि जब आग लगेगी, लोग बाहर चले जाएँगे, तो जो मशीनें चल रही होंगी, वो फिर कौन बंद करेगा? अगर नहीं बंद करेंगे तो क्या नुकसान होगा? कितना नुकसान होगा? डिपेंड है कि आपकी मशीन कितनी क्रिटिकल है। और यहाँ पर सिर्फ़ बात हो रही है ऑपरेट क्रिटिकल इक्विपमेंट्स। जो क्रिटिकल इक्विपमेंट और मशीनरी हैं, उनको जो बंद करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर एरिया के अंदर से चेक करना पड़ेगा पहले कि हमारी कौन-सी मशीनें हैं जो कि क्रिटिकल हैं। उनके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उनके लिए हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में जहाँ-जहाँ पर भी ज़्यादा क्रिटिकल मशीनरी है, वहाँ पे हमें पर्सोनल्स की, वर्कर की या सुपरवाइज़र की या ऑपरेटर की एलोकेशन करनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि अगर जब आग लगेगी, आपने अपनी मशीन को शट डाउन करना है और हर मशीन को शट डाउन करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को टेक अप करेंगे। जैसे मैं आपको एक थोड़ा-सा बता दूँ कि एक जूस बनाने वाली मशीन है। ये मैं इसलिए एग्ज़ाम्पल कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये सबने देखी होगी। एक जूस बनाने वाली मशीन है, आप गाजर का जूस निकालते हैं उसमें से। गाजर का जूस निकालेंगे तो उसके बाद गाजर का जूस निकाल के ग्लास में डाल के पी लेंगे। क्या उसके बाद सिर्फ़ स्विच बंद करके और मशीन को उठा के डब्बे में डाल के रख लेंगे? क्या ये उसको को बंद करना है? या फिर उसको पहले ओपन करेंगे, उसको अंदर से डेब्रिस निकालेंगे, जो भी आपकी पाइलिंग है या जो भी उसके जूस निकालने के बाद जो बच जाता है, वो निकालेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो कटर था उसको वॉश करेंगे, जो जालियाँ थी उसको वॉश करेंगे, जो ऊपर वाला जो भी हिस्से थे। उसके बाद फिर उसको ड्राई करेंगे और उसके बाद फिर पैक करेंगे और फिर उसको डिब्बे में डाल के फिर रखेंगे। तो एक प्रोसीजर है, वो फ़ॉलो करेंगे या सिर्फ़ स्विच बंद करके रख लेंगे? ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। मशीनों के अंदर बाज़ मशीनों के अंदर केमिकल्स भी होंगे, उनको भी निकालना पड़ेगा। बाज़ मशीनों के अंदर ग्लू होंगे, बाज़ मशीनें गर्म हुई होंगी, तो ठंडा करना पड़ेगा, उनकी वेंटिलेशन ऑन करनी पड़ेगी। तो एक पूरा प्रोसीजर होगा सेटअप क्लोज़ करने का या शट डाउन करने का। वो ऑपरेटर पूरा टेकअप करेगा, करके मशीन को बंद करके आएगा। ये ना हो आग से जले ना, तो वैसे खराब हो जाए, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर? ऑन द लास्ट पॉइंट, अब हमने क्या करना है कि हमारे तमाम लोग बाहर असेंबली पॉइंट पे आ गए, इकट्ठे हो गए। अब हमने काउंट करने हैं कि हमारे बंदे पूरे हो गए, कोई अंदर तो नहीं रह गया। इसके 2 तरीके होते हैं। पहले मैं बताऊँ कि ये टोटल 2 तरह के लोग होंगे जो यहाँ पर इकट्ठे होंगे। उसमें एक तो यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ये इस एरिया में, ये असेंबली पॉइंट एरिया। यहाँ पे 2 तरह के लोग इकट्ठे होंगे। एक तो वो लोग हैं जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, दूसरे वो लोग हैं जो विज़िटर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, जो हमारे यहाँ काम नहीं करते, जो किसी काम, किसी मीटिंग के लिए, किसी विज़िट के लिए आए हैं। तो इमरजेंसी तो किसी भी टाइम हो सकती है। तो ये एक्चुअली द ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, उसमें 2 तरह के लोग होंगे, वर्कर्स भी होंगे, विज़िटर्स भी होंगे। तो जब भी विज़िटर इंडस्ट्री से अंदर आता है, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में आता है, तो उसका विज़िटर रिकॉर्ड रखा जाता है एंट्री गेट पे। एक गार्ड होगा या कोई सिक्योरिटी ऑफिसर होता है जो उससे पूछता है, उसका आईडी कार्ड लेता है। वो एक रजिस्टर में लॉक कर लेता है। वो लॉक रजिस्टर आपको चाहिए होगा, उस दिन की अटेंडेंस शीट चाहिए होगी। दोनों चीज़ें फायर मार्शल लेके आएगा और वहाँ से फिर अपने जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं और विज़िटर्स हैं, वो पूरे कर लेगा। और जो कम होते होंगे, वो लोग हैं जो अंदर रह गए, या तो वो अंदर किसी परेशानी में फँसे हुए हैं, या फिर उनको कोई इंजरी हो गई है, या कोई वो काम कर रहे हैं अंदर, लाइक वो वॉशरूम में हो सकते हैं, लाइक वो मशीनों को बंद कर रहे हो सकते हैं। एक तरीका ये है अब इसका, इन इन दोनों तरह के लोगों को काउंट करने का, या या तो रजिस्टर ले आओ और अटेंडेंस बोलते रहो, कोई आएगा वो यस सर बोल देगा, नहीं आएगा उनको फिर हम जाके अंदर से निकालना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि जो भी अंदर से आए वो बाहर आके पहले अपना नाम कटवाए लिस्ट में से कि मैं आ गया हूँ।
इस तरह जो फायर मार्शल है उसको बार-बार बोलना नहीं पड़ेगा, जो भी आएगा। तो हम अपने वर्कर्स को इस तरह सिखा सकते हैं कि आपने बाहर जाना है, जाके अपना पहले रजिस्टर से नाम कटवाना है। उसके बाद फिर आप की फिज़िकल कंडीशन देखते हुए हम या तो फिर वो अपने घर चले जाएँगे या फिर वो उधर रेफ्यूजी एरिया में ही बैठे रहेंगे और अपने जो फ्रेंड वगैरह जो अंदर रह गए हैं, उनको उनका इंतज़ार करेंगे। या फिर अगर वो बाहर आ गए हैं, तो उनको कंसोल करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट करने के लिए। बाज़-औक़ात ऐसे भी होता है कि फर्स्ट एडर क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, ज़्यादा कैजुअल्टीज़ भी हो सकती हैं, 2, 4, 10, 15, 20 भी हो सकती हैं, तो 2-4 फर्स्ट एडर काफ़ी नहीं होते फिर। तो कोई वॉलंटियर्स भी होते हैं जो जैसे सुपरवाइज़र ने भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग की हुई है, तो वो भी उस वक़्त फर्स्ट एड दे रहा है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने भी की हुई है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, तो वो भी फर्स्ट एड दे रहा है। जैसे आपको कुछ नहीं हुआ, आपको फर्स्ट एड भी आती है, तो आपके दोस्त जो अंदर से बाहर आ रहे हैं, जो ज़ख्मी हैं, तो आप भी उस वक़्त फर्स्ट एड देंगे उनको। तो एम्प्लॉयी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म रेस्क्यू और मेडिकल प्लान, इसके लिए मेडिकल ड्यूटीज़, इसके लिए भी आपको पहले से ही सोचना है। सो ये भी कॉन्टैक्टेड फॉर द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्ज़िट प्लान के बारे में, तो भी आपको पोस्टिंग करनी पड़ेगी, साइन बोर्ड लगाने पड़ेंगे, नोटिस बोर्ड पे लगाना पड़ेगा कि किससे मालूमात लेनी है। और अगर किसी के बारे में पूछना है ऑन द टाइम ऑफ इमरजेंसी, सेज़ आपने कोई सेज़ एक्स-वाई दी है जो अंदर से बाहर आ गया और वो एबीसी के बारे में पूछना चाहता है। उससे पूछेगा जाके, वो नॉमिनेटेड एक बंदा होगा जिसको पता होगा हर बंदे का कि कौन अंदर है, कौन बाहर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, एम्प्लॉयी अलार्म डिस्टिंक्टिव एंड ऑडिबल अबव द एम्बुलेंट नॉइज़। एम्बुलेंट नॉइज़ ये है जो एम्बुलेंस की आवाज़ होती है। तो एक एम्बिएंट नॉइज़ होती है, जो इर्द-गिर्द की आवाज़ें उन्हें एम्बिएंट नॉइज़ कहते हैं। एम्बुलेंट जो एम्बुलेंस की आवाज़ है, मतलब उसकी तो बहुत ऊँची होती है। उसकी तकरीबन 112, 115 डेसिबल की आवाज़ होती है। तो ये उससे ज़्यादा अबव उससे ज़्यादा ऊँची होनी चाहिए कि उसके चलते हुए भी ये सुननी चाहिए। उसके बाद कुछ अब सेज अगर हम अपने वापस चलते हैं उस प्रैक्टिस में, सेज मैं अगर आप पहले जब हम असेसमेंट करते हैं फायर की या इवैक्यूएशन की असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता लगता है कि ये मैंने एक क्रॉस यहाँ पे लगाया है, एक क्रॉस यहाँ पे लगाया है और एक क्रॉस यहाँ पे लगाया। मैंने टोटल यहाँ पे 3 क्रॉस लगाए हैं। असेसमेंट के दौरान हमें पता लगता है कि इन 3 क्रॉस वाली जगहों पे 3 ऐसे लोग काम करते हैं जो डिसेबल हैं, जो एग्ज़िट में भाग के बाहर नहीं जा सकते यूज़िंग एग्ज़िट रूट। तो उनके लिए हमें असिस्टेंस रिक्वायर है। तो जब हादसा होगा, हम अपने फायर के जो भी फायर फाइटिंग स्टाफ होगा या मार फायरमैन होगा या कोई इवैक्यूएशन बडीज़ होंगे, उनको हम कहेंगे कि वो क्योंकि हमें पहले से पता है, हमने असेसमेंट की थी, हमें पता है कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट में कौन-कौन से लोग हैं जो खुद ब खुद बाहर नहीं आ सकते, तो उनको असिस्टेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम अपना एक ये स्टैंडर्ड है कि यू रिव्यू प्लान विद द एम्प्लॉयी अपॉन द इनिशियल असाइनमेंट, अ चेंज इन प्लान जब आप पहली दफ़ा बनाते हैं, तब अपने वर्कर्स के साथ डिस्कस करें, एक बात। अ चेंज इन प्लान जब उसमें कोई तब्दीली लेके आते हैं या फिर जब वर्कर चेंज होते हैं, इन तीनों सूरतों में ये अपने वर्कर्स के साथ डिस्कस करें, ये भी ऊँचा स्टैंडर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अ लिस्ट ऑफ मेजर फायर हैज़र्ड की बात हो रही है। अपने वर्कप्लेस में फायर हैज़र्ड की लिस्ट बनाएँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी वर्कप्लेस में कितना ज़्यादा फायर का इश्यू है। अ लिस्ट ऑफ फायर हैज़र्ड, प्रोसीजर फॉर द हैज़र्डियस मटीरियल। फिर आप ये भी प्रोसीजर बनाएँ कि आपके वर्कप्लेस में कौन-कौन से हैज़र्डियस मटीरियल और कैसे-कैसे यूज़ करने हैं। पोटेंशियल इग्निशन सोर्स, ये देखें, ये सारे पोटेंशियल इग्निशन सोर्स हैं, इन सब से स्पार्क हो सकता है, इग्निशन हो सकती है एंड देयर कंट्रोल।
तो प्रोसीजर बनाए हैजर्डस सब्सटेंस के लिए, फायर हैजर्ड, मेजर फायर हैजर्ड्स कौन-कौन से हैं, पोटेंशियल इग्निशन सोर्स कौन-कौन से हैं और उनको कंट्रोल कैसे करना है, एंड ऑल द टाइप ऑफ फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नेसेसरी, और कौन-कौन से फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नेसेसरी हैं, अभी देखें। ये जो फायर है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल की आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, यहाँ से अगर आग लगेगी, उनको बुझाना पड़ेगा, एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो फायर का सिलेंडर यूज़ होगा या फायर प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट यूज़ होगा, वो सेम नहीं होगा जो यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर ये स्मोकिंग कर या उसके जो भी रेज़िड्यूल्स फेंक रहा है, अब डस्टबिन भरी हुई है, तो यहाँ पे तो आप पानी भी फेंक के इसको बुझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो पानी फेंक के नहीं बुझा सकते, पानी फेंकेंगे तो करंट भी लगेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द टाइप ऑफ फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नेसेसरी, इन चीज़ों को भी पहले ही सोचना पड़ेगा, पहले ही लाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये ओशा स्टैंडर्ड है कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मेजर हैजर्ड, procedure for the hazardous material, and potential ignition source that are present in your organization, and their appropriate controls. And you should know, and you should manage all the type of fire protection equipment that are necessary in your organization. उसके बाद a procedure to control the accumulation of flammable and combustible waste. अब ये देखें, ये ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे वर्क प्लेस पे फायर का फ्यूल है। तो ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करना, फ्यूल इकट्ठा करना है, आग लगेगी, ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होंगे। तो ओशा स्टैंडर्ड ये कहता है कि फायर फ्यूल इकट्ठा ना करो, हाउसकीपिंग को मेंटेन करो, इस तरह की चीज़ों को, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा होना, तो उनको जमा होने से रोकने का प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि अब ये यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल। फ्लेमेबल ऐसा वर्ड है, ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत लो टेम्परेचर पर आग कैच कर लेती हैं, फायर कैच कर लेती हैं, और कंबस्टिबल ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ा रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर फायर कैच करती हैं। तो ये समझने के लिए आपके फिल वक़्त, क्योंकि हम अभी ये बात नहीं कर रहे, ये चलती हुई बात में एक बात आ गई, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बड़ा सिंपली मैं आपको इनको डिफरेंशिएट करना बता देता हूँ। हर वो चीज़ जिसमें जिसको जब जलती है और धुआँ सॉरी, तो ऐश पैदा नहीं होती, उसे फ्लेमेबल बोलते हैं। जैसे गैस है, लिक्विड है, पेट्रोल है, और हर वो चीज़ जिसके जलने से ऐश पैदा होती है, ऐश कहते हैं जो सुवाह है, ठीक है? तो वो ऐश जब बनेगी, जिसकी ऐश बनती है वो कम्बस्टिबल है, गत्ता है, कार्ड है, बोर्ड है, लकड़ी है, वुड है, प्लास्टिक है, ये जलेंगे तो ऐश बनेगी। ऐश बनेगी उसे कम्बस्टिबल कहते हैं, जिसकी ऐश नहीं बनेगी उसे फ्लेमेबल बोलते हैं। तो ये बड़ा ईज़ी क्विक आंसर है इन दोनों की डिफरेंशिएशन का। तो इनको वहाँ से जमा होने से रोका जाए, ये ओशा स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है कि आप अपने फ्यूल्स भी कम मिकदार में ही रखें और अपने जो वेस्ट मटीरियल है वो भी वहाँ पे इकट्ठे होने ना दें। अपने तमाम जो इग्निशन सोर्स हैं उनको मेंटेन करें, ये भी एक ओशा स्टैंडर्ड है। और नेम ऑफ द एम्प्लॉयी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ फ्यूल सोर्स हैज़र्ड, आपने तो जितने भी आपके फ्यूल सोर्स हैं, जो भी आपके सिलेंडर्स हैं या जो केमिकल कैन हैं, फ्लेमेबल केमिकल कैन है या फ्लेमेबल लाइक केरोसिन है या कोई और फ्यूल है, गैसोलीन वगैरह है, उनको एक ही पर्सन की कस्टडी में दें। मतलब एक ही बंदा हो जो फ्यूल आपको प्रोवाइड करता हो, और उस एक बंदे की ट्रेनिंग कराएँ, उस एक बंदे को सेफ्टी का पता हो, वो एक बंदा उसकी टेक केयर करे। जब मल्टीपल लोग आएँगे, किसी को पता है कि सेफ्टी का, किसी को नहीं पता, तो हादसा हो। जब एक ही पर्सन होगा, तो वो ही रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर हादसा भी नहीं होगा, वो वेल अवेयर होगा और कोई ब्लेम कल्चर भी प्रोड्यूस नहीं।
अब ये एक और असाइनमेंट एम्प्लॉयज के लिए, अपॉन इनिशियल असाइनमेंट, जब आग लगनी है तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले क्या दौड़ लगानी है, रोना है, भागना है, चीखें मारनी है, या घर फोन करना है, या किसी पुलिस वाले को फ़ोन करना है, या फायर एक्सिट में फ़ोन करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, या आपने सिलेंडर लेने के लिए भाग जाना है? ये मैं एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ। और ये क्वेश्चन मार्क उन लोगों के लिए जो हमसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए कि वो मुझसे डिस्कस करें आफ्टर गेटिंग द लेक्चर। और वो लोग जो वैसे ही ये हमारे यूट्यूब से देख रहे हैं, उनके लिए ये मैं क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ कि वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकें। अपने कमेंट्स आप करेंगे तो उससे मुझे भी एक एक चीज़ का पता लगेगा कि आपने इन बातों को गौर से सुना है। और आफ्टर गेटिंग द क्लास अगर कोई पर्सन मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो ये फिर भी मेरे लिए ये अच्छा होगा कि आपके लिए अच्छा होगा कि हम एक डिस्कशन हो जाएगी, और मुझे एश्योर हो जाएगा कि आप लोगों ने इसे अंडरस्टैंड किया है, और ये चीज़ें फिर आपके कॉन्सेप्ट्स और आपके व्यूज़ भी मेरे तक पहुँचे। यहाँ तक टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, पावर प्लेटफ़ॉर्म से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।